तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। आज हम जिस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सीधे कंसारी गांव के घने और काले जंगलों से निकल कर आती है। हम बात कर रहे हैं छलावा की, एक ऐसी खौफनाक लोक कथा जो शायद आपको रात में सोने न दे। देखिए, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की मामूली कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और वहां के लोगों का गहरा डर, ये दोनों मिलकर एक ऐसी किंवदंती को जन्म देते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में खौफ बनकर बैठी रहती है। अमावस की रात जब घाटी जिंदा हो जाती है, जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये हमें सीधे एक ऐसे गांव के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देती है जहां का सबसे सख्त और इकलौता नियम यही है कि भाई सूरज ढलते ही हर हाल में अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। और वो अमावस की काली रात, जब आसमान में चांद की एक छोटी सी किरण तक नहीं होती, कहते हैं तब इस गांव के ठीक पीछे वाली घाटी में कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे समझना हम इंसानों के बस की बात है ही नहीं। भाग 1, कंसारी गांव का रहस्य और नए चांद की घाटी। देखिए, गांव वाले किस कदर खौफ और अंधेरे के साए में जी रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए, कंसारी गांव चारों तरफ से एकदम घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कटा हुआ, और सूर्यास्त होते ही दरवाजे बंद करने का वो अटल नियम, और अमावस पर घाटी के जागने की वो खौफनाक मान्यता। असल में ये उनके लिए कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो उनके जिंदा रहने का तरीका बन चुका है। यही वो अकेलापन है जो एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां इंसान और अलौकिक शक्तियों के बीच एक भयानक टकराव होना बिल्कुल तय है। भाग 2, रघु की मजबूरी और खौफ पर गरीबी की जीत। यहाँ कहानी का मानवीय पहलू बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तराजू पर रखा गया है। एक तरफ है रघु नाम का एक सीधा साधा मजदूर। उसकी हताशा इतनी है कि उसे पास के गांव जाकर साहूकार से पैसे लाने ही हैं, वरना अगले दिन उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी कविता की साफ चेतावनी, जिसे इस अमावस की रात की हवा में ही एक अजीब सी सीलन और खतरे का आभास हो रहा है। ये हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे भुखमरी का असली और सीधा खौफ किसी भी अलौकिक शक्ति के दर पर भारी पड़ जाता है। सच कहूं तो पेट की आग इंसान को सबसे अंधेरे रास्तों पर भी धकेल सकती है। भाग 3, भयानक घाटी का सफर और अंधेरे में प्रवेश। जैसे ही रघु गांव की आखिरी सीमा पार करता है, उसका असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। ऊंचे पेड़ों के बीच उस संकरे रास्ते में घुसना, और फिर दूर दूर तक इंसान की आहट का पूरी तरह खत्म होकर एक अजीब से सन्नाटे में बदल जाना। सब कुछ कितना डरावना है। लेकिन इस सफर का चरम तब आता है जब मंजिल में बस आधा घंटा बचा होता है। उसकी एकदम सही सलामत काम कर रही टॉर्च अचानक बिना किसी वजह के बुझ जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इस बात का पहला साफ संकेत था कि उस माहौल ने अब उसकी सुरक्षा पूरी तरह से छीन ली है। टेंशन तब अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है जब उस घुप अंधेरे में रघु को अपने ठीक पीछे से एक धीमी सी हंसी और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो डरते डरते मुड़ता है और क्या देखता है? उसके सामने उसकी अपनी माँ खड़ी है। वो माँ जिनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उनकी वो बात, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहा है, सुनने में कितनी सामान्य और ममता भरी लगती है ना। लेकिन जैसे ही रघु का ध्यान उनकी आंखों पर जाता है, जो पूरी तरह से काली और खाली हैं, तो सच में खून जमा देने वाला खौफ पैदा होता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, माँ का शरीर अचानक से टूटते हुए धुएं में बदल जाता है। ये कोई मामूली भूत का डराना नहीं है, ये सीधे शिकार के दिमाग से खेलने की एक बहुत ही खौफनाक चाल है। भाग 4, छलावा, बिना परछाई का राक्षस और लोक कथा के नियम। अब सोचिए रघु की हालत क्या होगी। वो बदमाश भागता है, लेकिन वो रास्ता उसे बार बार घुमाकर उसी जगह ले आता है, एक तरह का भूल भुलैया। तभी एक और भ्रम उसके सामने आता है। गांव का ही एक जाना पहचाना बूढ़ा आदमी, जिसे वो बाबा कहता है, वो पास आता है। लेकिन इस बार ये भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकता। पलक झपकते ही बाबा का चेहरा अचानक बीच से फटने लगता है। अंदर की सफेद हड्डियां बाहर झांकने लगती हैं, और उसकी आवाज एकदम अमानवीय और भयानक रूप लेकर कहती है, आज तू मेरा है। ये वो पल है जो रघु को उसकी सहन शक्ति की आखिरी सीमा तक धकेल देता है। लेकिन इसी जबरदस्त दबाव के बीच अचानक उसके दिमाग में गांव की एक बहुत पुरानी बात कौंध जाती है। और वो पुरानी बात ही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, छलावा कोई आम राक्षस नहीं है जो बस सामने आकर हमला कर दे, बिल्कुल नहीं।
ये एक बेहद धोखेबाज सत्ता है जो अपने शिकार को दिमागी तौर पर कमजोर करने के लिए उसके सबसे करीबी लोगों का रूप ले लेती है। लेकिन इसे मात देने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका है जो उन लोक कथाओं में छुपा है, और वो ये कि छलावे की कभी कोई परछाई नहीं होती। ये बात हमें बताती है कि पुरानी कहानियों के नियमों को याद रखना कितना जरूरी है। रघु तुरंत अपनी नजरें जमीन पर दौड़ाता है, और जब उसे उस प्राणी की कोई परछाई नहीं दिखती तो वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं, छलावा है। और जैसे ही उसे इस सच्चाई का ज्ञान होता है, वो खौफनाक भ्रम वहीं चकनाचूर हो जाता है। भाग 5 कभी न खत्म होने वाला डर और उसके परिणाम। तो रघु तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसका ये बच निकलना कंसारी गांव के लिए कोई जीत नहीं थी, बल्कि एक स्थायी अभिशाप बन गया। अगली सुबह गांव वालों को रघु उसी घाटी में बेहोश मिलता है। जब उसे होश आता है तो वो बताता है कि छलावे ने जाते जाते एक भयानक कसम खाई थी। उसने कहा था कि अगली अमावस पूरा गांव मेरा होगा। बस इस एक घटना ने गांव में एक ऐसा खौफ भर दिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। आज की तारीख में भी कंसारी गांव में अमावस की रात घाटी की तरफ जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई भूलकर भी उधर नहीं देखता, क्योंकि उनकी सबसे पक्की मान्यता यही बन चुकी है कि जो कोई भी उस घाटी में प्रवेश करता है वो कभी भी इंसान बनकर वापस नहीं लौटता। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सच में खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोच कर देखिए, अगर छलावे की वो कसम वाकई सच्ची है और उसने सच में पूरे गांव पर अपना कब्जा करने की ठान ली है, तो फिर जब भी आसमान से वो चांद गायब होता है और घुप अंधेरा छा जाता है, तब असल में वहां सुरक्षित कौन है? क्या महज लकड़ी के बंद दरवाजे सच में किसी को एक ऐसी चीज से बचा सकते हैं जिसकी कोई परछाई तक नहीं होती? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि कंसारी गांव का आखिर में क्या होगा, और लोक कथाओं का ये जो अदृश्य खौफ है वो आज भी कितना शक्तिशाली है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।